नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है आप सभी का इस 2 बजे के शो में, जहां पर आप जानते हैं कि यूनिक टॉपिक हम उठाते हैं और उसी पर फिर चर्चा करते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है भारत के अंदर हमारी कार्यपालिका यानी कि संघ की कार्यपालिका। देखिए, अगर हम दुनिया के अंदर व्यवस्थाओं को पढ़ें तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर दुनिया के अंदर अगर व्यवस्थाओं को पढ़ें तो एक बात सबसे पहले जाहिर है कि जब आपको अपना शासन चलाना हो, पॉलिटी चलाना हो, यानी कि बात हो रही किसकी, देश के अंदर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आज के टाइम पर वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि इसको प्रॉपर सेगमेंटेशन के अंदर डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर ये जो है 3 भागों में विभाजित रहता है, कार्यपालिका, विधायिका और साथ में न्यायपालिका। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो हम व्यवस्था फॉलो करते हैं उसे हम संसदीय प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका की बात करें। देखिए, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है तो उसके साथ साथ हमारे पास क्या ऐसे फॉर्मेट है जो कार्यपालिका के हो सकते हैं, इसके बाहर क्या हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास हो सकता है अध्यक्षीय प्रकार। अध्यक्षीय प्रकार जिसको आप कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि देश की जनता अपने राष्ट्रपति का चुनाव करती है और यह राष्ट्रपति ही सरकार का भी प्रमुख है और इसके साथ साथ जो है राज्य का भी प्रमुख है। राज्य का प्रमुख का मतलब वहाँ पर देश का प्रमुख है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो परफेक्ट एग्जाम्पल आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के अंदर ये व्यवस्था फॉलो की जाती है। दूसरा अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आती है संसदीय प्रणाली, जिसको आप कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, ऐसी व्यवस्था के अंदर देश की जनता जब चुनाव में हिस्सा लेती है तो चुनाव के अंदर वो मतदान करती है और मतदान करते समय अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये चुने हुए प्रतिनिधि देखा जाता है किस प्रतिनिधि के पास कितना बहुमत है, यानी कि मेजॉरिटी देखी जाएगी। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर होता है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव के आधार पर जो सदस्य चुने जाते हैं उनमें सबसे बड़े दल को देखा जाता है। कौन ऐसा दल है जो मेजॉरिटी को पार कर गया, यानी कि किसके पास 272 या उससे अधिक का आंकड़ा है और वहां पर फिर उसको सरकार बनाने का न्योता मिलता है। तो ये चुने हुए जो हमारे प्रतिनिधि हैं यही देश के अंदर अपने हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, देश के अंदर संसदीय प्रणाली की सरकार बनती है। एक तरफ होता है सरकार का मुखिया जिसे आप प्रधानमंत्री के नाम से जानते हैं, दूसरी तरफ होता है क्या, राज्य का मुखिया जिसे हम भारत के राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। तो भारत के अंदर हम संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, यानी कि ये वाला सिस्टम हम फॉलो किया करते हैं। एक और प्रणाली होती है जहां पर संसद की प्रणाली, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी होता है और उसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रांस, तो आप जानते होंगे कि वहाँ पर राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। बताना जरा कौन है वहाँ के राष्ट्रपति, कौन है वहाँ का प्रधानमंत्री, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं आप देखो देखने को मिल जाती है। तो भारत के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब हम एक बात और जानते हैं, क्या कि जब भी हम भारत की इस शासन की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम लोगों का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। हम लोगों का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वो फेडरल टाइप का है, यानी कि संघीय प्रकार का है। हालांकि एक बात हम सभी जानते हैं कि जो संघीय शब्द है भारत के संविधान में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी सत्ता का विभाजन 2 जगह है। एक है केंद्र के पास जिसे आप लोग यूनियन कह देते हैं, और दूसरा जो है वो किसके पास है, राज्य यानी कि स्टेट के पास है। ठीक है भाई। अब इनकी शक्तियों के विभाजन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 7th शेड्यूल जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी शक्तियों का विभाजन बाकायदा हो रखा है कि कौन से विषय पर कौन कार्य करेगा, या कुछ ऐसे विषय भी होंगे जिन पर दोनों काम करेंगे, जिसको आप लोग कंकरेंट लिस्ट के नाम से जान जाते हैं। अब यहाँ पर वापस आते हैं, जितना इधर ज़्यादा नहीं जाएंगे। जब हम यहाँ पर वापस आते हैं तो सबसे पहले अगर हम न्यायपालिका की बात करें तो मैं मॉर्निंग की क्लास में बता चुका हूँ कि हमारी जो न्यायपालिका है ये एकीकृत न्यायपालिका है, यानी कि इसका विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में नहीं होता है। लेकिन अगर हम विधानमंडल को देखें तो इसका विभाजन केंद्र और राज्य के बीच में जरूर है। जैसे कि अगर मैं यूनियन की बात करूं तो यहाँ पर आती है देश की संसद, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अगर राज्यों की बात करूं तो यहाँ पर राज्यों का विधानमंडल, जिसे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे करके इसका विभाजन हो जाता है। अब आते हैं देश के अंदर कार्यपालिका की बात। देखिए, जब कार्यपालिका की बात करते हो तो एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या
कि ये कार्यपालिका भी जो है आप दो भागों में देखते हैं। सबसे पहला होता है जिसको आप कहते हैं परमानेंट, यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उसमें से एक आता है परमानेंट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये नॉट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहां पर कौन आता है? यहां पर आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स। तो ये टॉपिक तो अलग हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं किसकी? हम अब जो पढ़ेंगे हम बात कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स की, यानी कि जो देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, कुछ समय काम करते हैं, काम करने के बाद जब कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर वो निकल जाते हैं। लेकिन ये परमानेंट एक बार आ गए तो प्रशासन में लगातार बने रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो भारत के अंदर जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तरफ आता है हमारा क्या? एक तरफ आता है संघ की कार्यपालिका और दूसरी तरफ आता है हमारा राज्य की कार्यपालिका। अब आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है क्या? संघ की कार्यपालिका, यानी कि यूनियन एग्जीक्यूटिव। आज की क्लास में हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव की चर्चा करेंगे, संघ की कार्यपालिका को पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन ये कि संघ की कार्यपालिका के अंदर कौन कौन आता है। देखिए, संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और देश के महान्यायवादी को यहां पर देखा जाता है। अब जब आप संघ की कार्यपालिका पढ़ते हैं तो इसकी चर्चा भारत के संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट आ जाते हैं। डायरेक्ट आने की संभावना रहती है कौन से आर्टिकल में, कौन से भाग में। और अगर पूरा क्वेश्चन इसके ऊपर ना भी हो तो एक फैक्ट या एक पॉइंट यहां से उठा करके रख दिया जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ फैक्ट आपको जरूर याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो इनको मिलाकर के बनती हमारे देश के अंदर भारत की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। आर्टिकल 52 से 78 भाग 5 के अंतर्गत। अब जैसे कि अब हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो इसकी चर्चा कहां पर है? देश के अंदर भारत का राष्ट्रपति हुआ, इसकी चर्चा कहां पर है? भाग 5 के आर्टिकल 52 के अंदर है। इसी प्रकार से आर्टिकल 63 पढ़ेंगे तो कहां पर है? ये आ जाता है क्या? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के पास आ जाती है, ठीक है भाई। तो ये चीजें अपने को, छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अब आज की क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं किसकी? संघ की कार्यपालिका में सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसको आप कहते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम से आप इसको जानते हैं। अब इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 52 से। क्या कहा जाता है? यहां पर कहा गया है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के अंदर एक भारत का राष्ट्रपति होगा, यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है, इस राष्ट्रपति पद का सृजन, इस पोस्ट का जो सृजन है, ये कहां पर है? इस पोस्ट का सृजन आर्टिकल 52 के तहत किया गया। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 52। अब इसका काम क्या है? आर्टिकल 53 उसको क्लैरिफाई करता है और क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है कि देखो ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति हुआ, लेकिन उसका काम क्या है? इसमें कहा गया है कि संघ की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी। किसके पास होंगी? ये सब भारत के राष्ट्रपति के पास होंगी। और भारत के राष्ट्रपति को इनका इस्तेमाल करना है कैसे? संविधान के अंदर दिए गए प्रावधान के अनुसार। संविधान के अंदर दिए गए प्रावधान के अनुसार। और प्रावधान क्या कहता है? आर्टिकल 74 कहता है कि जब भी राष्ट्रपति महोदय काम करेंगे तो ये काम करेंगे प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर, जहां पर किसी भी हालत में इनको उस दी गई सलाह से डेविएट नहीं होना है, वहां से अलग नहीं हटना है। वो बात अलग है, कुछ वीटो शक्तियां दी गई हैं, लेकिन वो उनके दायरे में रहते हुए आपको यहां से अलग नहीं हटना है, ठीक है। तो शक्तियां एक तरफ दी हैं, दूसरी तरफ ले ली गई हैं, यानी कि उसको क्या बनाया गया है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख जो है, इसको बना करके रखा गया है। दूसरी बात यहीं पर कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति जो हमारी जो है डिफेंस फोर्सेज है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डिफेंस फोर्सेज का मतलब क्या है? संघ के रक्षा बल। संघ के रक्षा बल कौन सी बात हो रही है? संघ के रक्षा बलों का मतलब है यहां पर हम बात कर रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स और साथ में नेवी। ये जो संघ के रक्षा बल हैं, हम सभी जानते हैं, इन सभी का अपना एक चीफ होता है। जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नवल स्टाफ, ये होते हैं। ऐसे सीडीएस का पद आता है, ठीक है। वो सीडीएस का कोऑर्डिनेटिंग पद होता है, कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन इन सभी के ऊपर जो इनका सुप्रीम कमांडर है, वो सुप्रीम कमांडर आर्टिकल 53 के अनुसार कौन है? वो सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति है। लेकिन इसका मतलब कहीं ये नहीं कि राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से युद्ध की घोषणा कर देंगे, कहीं भी ट्रीटी कंक्लूड कर देंगे, नहीं। ये राष्ट्रपति का अधिकार है जरूर, लेकिन ये कैसे करना है?
ये संविधान के प्रावधान। संविधान का प्रावधान क्या कहता है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना है। कहाँ आक्रमण करना है, कहाँ से सेना को विड्रॉ करना है, ये प्रधानमंत्री उसका मंत्रिपरिषद आदेश देगा, तभी इसका काम को किया जा सकता है। आदेश का मतलब क्या? सलाह दिया करता है, उसी को राष्ट्रपति फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53 के अंतर्गत आ जाते हैं। अब बात करते हैं भारत के अंदर राष्ट्रपति के पद के चुनाव की। जैसे कि अभी अभी जो है भारत के अंदर राष्ट्रपति पद का चुनाव कंक्लूड हुआ और 15वें राष्ट्रपति के रूप में जीसी हमारे जो है द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? एक शपथ ली है राष्ट्रपति के पद के तौर पर, राष्ट्रपति के तौर पर, 15वें राष्ट्रपति के तौर पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? याद रखना, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उस समय के जितने भी क्वेश्चन पेपर आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है ना छिपके या कैसे आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए कि कौन है, कहाँ पर कैसे रही है, ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में चांसेस होते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन उठा करके एक फैक्ट लेकर के पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो राष्ट्रपति के चुनाव की जो चर्चा होती है वो सबसे पहले आर्टिकल 54 में, यानी कि कौन इसके अंदर मतदान करेगा, ये चर्चा आर्टिकल 54 के अंतर्गत है। और चुनाव की जो प्रणाली है, यानी कि जो इलेक्शन का मैनर है, वो आर्टिकल 55 के अंदर आ जाता है। अब जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर मतदाता कौन होगा, यानी कि वोट कौन करेगा। तो जब आप वोटर की बात करते हो, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करते हैं, हम जब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के संदर्भ में एक दो बातें हमको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप एक शब्द याद रखेंगे जिसे हम कहते हैं इलेक्टेड, यानी कि चुना हुआ, जिसे हम कहते हैं इलेक्टेड यानी कि चुना हुआ। और इलेक्टेड कैसे, याद रखना कौन है इलेक्टेड, ये किसकी बात हो रही है? सबसे पहले इलेक्टेड सदस्य इसमें मतदान करेंगे। इलेक्टेड सदस्य कौन से चुने हुए सदस्य? ये बात हो रही है देश के अंदर संसद के चुने हुए सदस्य, यानी कि हमारे इलेक्टेड एमपीज सबसे पहले वो इसके अंदर मतदान करेंगे। यानी कि राज्यसभा के अंदर जो 12 मनोनीत सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस के क्षेत्र से, वो इसमें आकर के मतदान नहीं करते हैं। उसी तरीके से याद रखिएगा, देश के अंदर जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज हैं, जो चुने हुए विधायक हैं, ये चुने हुए विधायक भी यहाँ पर आकर के मतदान नहीं करते हैं। चुने हुए विधायक यहाँ पर आकर के मतदान करते हैं। हम यहाँ पर नॉमिनेट मेंबर्स का सदस्य एक प्रावधान हुआ करता था, जिसमें क्या था, जिसमें ये कहा गया था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से एक सदस्य को राज्यपाल महोदय आकर के नॉमिनेट कर सकते हैं। तो वो अब आज के टाइम पर तो नहीं है, लेकिन जब भी था तब भी ये जो नॉमिनेटेड विधायक हैं ये आकर के मतदान नहीं कर सकते। तो मतदान कौन करेगा? हमारे चुने हुए सांसद और हमारे चुने हुए विधायक। ये बात ध्यान रखना, विधायक कहीं से भी हो सकता है, ये विधायक राज्यों से भी हो सकता है, ये विधायक हमारे यूनियन टेरिटरी से भी हो सकता है। यूनियन टेरिटरी, अब देखिए आप ध्यान रखना, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके यहाँ पर राज्य के विधानमंडल का प्रावधान है, यानी कि यहाँ पर विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है। वर्तमान में अगर हम देखें तो दिल्ली और पुडुचेरी दोनों के यहाँ पर विधानसभाएं कार्यरत हैं। तो जब द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव हुआ तो यहाँ के जितने भी विधायक चुने हुए हैं उन्होंने जाकर के मतदान किया। उसी प्रकार से अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर, जो पहले राज्य होता था आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ पर भी जो चुने हुए विधायक हैं उनके लिए भी प्रावधान है कि आप भी जाकर के मतदान कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई भी विधानसभा कार्यरत नहीं है, तो उन्होंने वोट नहीं किया। जब सदस्य ही नहीं है तो वोट कैसे कर देंगे, ठीक है ना। तो वो बातें अपने को ध्यान रखनी है। तो अगर हम इस पूरे आर्टिकल को समझें तो 2 से 3 बातों में आप इसको जो है समझ जाएंगे। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि दोनों सदनों के क्या है, निर्वाचित सदस्य। संसद की बात हो रही है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि चुने हुए मेंबर्स, निर्वाचित सदस्य कौन से वाले? विधानसभाओं की। विधानसभा आप राज्य की ले लीजिए या फिर जो है यूटी में दिल्ली है, पुडुचेरी है और इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर को भी ले लीजिए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर क्या आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी है और वहां पर भी क्या है, वहां पर ही विधानसभा का प्रावधान है। लेकिन इस चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर के किसी विधायक ने मतदान नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब है ही नहीं तो मतदान कहां से कर लेंगे। तो ये बात अपने को जो है ध्यान रखनी है। अब इसके बाद आता है राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली। देखिए, जब आप राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो संविधान में इसको लेकर के व्यापक प्रावधान तो नहीं है। तो जो व्यापक प्रावधान नहीं है तो इसको हैंडल करने के लिए देश के अंदर एक अधिनियम बनाएगा। उस अधिनियम को हम क्या कहते हैं?
उस अधिनियम को हम प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट यानी कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के नाम से जानते हैं। तो जो संविधान में प्रावधान दिए गए हैं उनके अलावा जो व्यापक प्रावधान है वो इस अधिनियम के अंतर्गत मौजूद हैं। जैसे कि अगर किसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ना है, नामांकन पत्र फाइल करना है, तो नामांकन पत्र फाइल करते समय उसके नॉमिनेशन के समय पर कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति ऐसा नॉमिनेशन फाइल करता है तो उसे 15,000 रुपए का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आरबीआई के सम्मुख जमा करना होता है। उसकी रिसीट जो है अपने नॉमिनेशन पेपर के अंदर लगानी पड़ती है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नॉमिनेशन पेपर के साथ पे ये जो है जमानत राशि जो है वह लगाई जाती है, इसकी रिसीट लगाई जाती है। अब इसका क्या प्रावधान रहता है, जो वोट हुए हैं, अगर यहाँ पर मतदान हुआ है, टोटल वैलिड वोट है, टोटल वैलिड वोट हैं, उस टोटल वैलिड वोट का अगर इस कैंडिडेट को 1/6 नहीं मिला तो ऐसे केस में इसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। मान लीजिए चुनाव के अंदर कुल 600 मत हुए तो 600 का 1/6 कितना हो गया, 100। यानी कि अगर इसे अपनी जमानत बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है तो कम से कम 100 जो है वोट इसको मिलने चाहिए, तब जाकर के जमानत राशि बचती है। दूसरा प्रावधान क्या है, दूसरा प्रावधान यहाँ पर ये आ जाता है कि जब भी ये नॉमिनेशन फाइल होगा तो यहाँ पर एक होंगे प्रपोजर, एक होते हैं प्रपोजर जिनको हम कहते हैं प्रस्तावक, और एक होते हैं सेकेंडर जिसको हम कहते हैं अनुमोदक। एक होते हैं प्रस्तावक, दूसरे होते हैं अनुमोदक, प्रपोजर और सेकेंडर। अब इनको लेकर के क्या प्रावधान है, इनको लेकर के प्रावधान है कि जब भी ऐसा नामांकन भरा जाएगा तो नामांकन भरते समय 50 सदस्य ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई हम इनका नाम प्रपोज कर रहे हैं, उनको प्रपोजर या फिर प्रस्तावक के नाम से जाना जाएगा। इन 50 सदस्यों में कौन आएगा, इन 50 सदस्यों में हमारे इलेक्टेड एमएलए और हमारे इलेक्टेड एमपी आएंगे, चुने हुए सांसद, चुने हुए विधायक। क्योंकि नाम को प्रपोज कौन कर सकता है, नाम को प्रपोज वही कर सकता है जो वोट कर सकता है। बाकी का नाम प्रपोज करने से क्या मतलब है, याद रखिएगा। तो कौन करेगा, ये 50 प्रस्तावकों में हम कौन होंगे, एमएलए एमपी ही होंगे। दूसरी बात यहाँ पर सेकेंडर है। सेकेंडर का मतलब क्या है, यहाँ पर 50 फिर से प्रस्ताव 50 जो है एमएलए एमपी होंगे जो इस नाम पर अपना समर्थन जताएंगे, जो इस नाम पर अपना जो है समर्थन जताएंगे कि हाँ भाई हम इनके जो है वो साथ खड़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रस्तावक अनुमोदक का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब ये प्रावधान शुरुआत में नहीं होता था, कौन से वाला, ये वाला प्रावधान। अब क्या क्या दिक्कत क्या है, क्यों इसको लेकर क्या है, कुछ लोग होते हैं ना जो ज़बरदस्ती का पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, नाम रखना चाहते हैं कि भाई मैंने राष्ट्रपति का चुनाव 3 बार 4 बार लड़ लिया है, 5 बार मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा हूँ, जबरन इस प्रकार की प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं जिनके जीतने का कोई चांस ही नहीं है, उनको साइड रखने के लिए ऐसा प्रावधान बनाया गया कि सिर्फ और सिर्फ सीरियस और सिंसियर कैंडिडेट ही यहाँ पर आ सकें। कहने का मतलब है जिनके पास इस प्रकार का समर्थन है वही इसको जो है नॉमिनेशन को फाइल कर सके, इसके लिए प्रस्ताव लाया गया। याद रखना, ऐसी कोई भी चर्चा भारत के संविधान में नहीं है, ये इस अधिनियम के द्वारा आती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब अगर हम इस चुनाव की बात करें, मैनर की, किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, अगर हम इसके चुनाव के मैनर की बात करें यानी किस प्रकार से ये चुनाव लड़ा जाएगा, वो चुनाव की प्रणाली समझ लीजिए। चुनाव की जो प्रणाली है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 55 में क्या कहा गया कि यहाँ पर ध्यान रखना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसके साथ साथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय मत और साथ में सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान। अब इन बातों को समझ लीजिए, क्या कहा गया है। अगर कहा गया कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसका मतलब यह है कि देखो जब भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी कैंडिडेट को चुनाव जीतना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक निश्चित कोटा, निश्चित मत जो है चुनाव के अंदर सिक्योर करना पड़ेगा। निश्चित मत का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर ये चुनाव राष्ट्रपति का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के द्वारा ना होकर के फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के द्वारा होता तो विजेता कैसे घोषित होता है, उसका सीधा सा तरीका, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो जो है विजेता मान लिया जाता है। यानी कि एक वोट भी फालतू है तो उसको विजेता मान लेते हैं। होता है ना कई बार विधायक का जब चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का जब चुनाव होता है तो वहां पर एक वोट फालतू होती है तब भी कैंडिडेट को जीता हुआ मान लिया जाता है। लेकिन यह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या कहा गया है कि टोटल जो 50% वोट आई है, 50% वोट से एक वोट फालतू होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए किसी चुनाव के अंदर 100 वैलिड वोट पड़ी तो 100 का मतलब क्या है, 100 का 50% 50 और 1 51, ये निश्चित कोटा उसको सिक्योर करना पड़ेगा, तभी इसको विजेता माना जाएगा। अब
जब चुनाव की बात आती है तो मतदान करने के लिए नेताजी पहुंचेंगे। नेताजी मतलब अब नेता ही वोट कर रहे हैं, एमएलए एमपी वोट करेंगे। तो याद रखना, अगर ये विधायक का चुनाव होता तो वहां पर क्या होता है, ईवीएम मशीन मिलती है। ईवीएम मशीन के सामने आप जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहते हैं उसके सामने का बटन प्रेस कीजिए, आपका वोट जो है उसके पास चला जाएगा। लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का चुनाव है, तो यहाँ पर वो सिस्टम फॉलो ना करके हम क्या करते हैं, बैलेट सिस्टम को फॉलो करते हैं। बैलेट सिस्टम यानी कि ऐसा बैलेट पेपर जो है वो नेताजी को मिलता है। अब ये जो बैलेट पेपर वोटर को मिलता है, इस बैलेट पेपर का क्या सीन रहता है, यहाँ पर ऐसे करके प्रेफरेंस दी होती है 1 2 3 4 5, यानी कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। मान लीजिए किसी चुनाव के अंदर A B C D E ये 5 कैंडिडेट हैं जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी इनको वोट दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, जब नेताजी पहुंचेंगे तो उनको इस प्रकार से एक बैलेट पेपर दिखाई देगा। अब उनको क्या बताना है, उनको इस वोट के अंदर अपनी प्रेफरेंस बतानी है कि किसको वो राष्ट्रपति के रूप में प्रेफर करते हैं। तो मान लीजिए इस बैलेट पेपर में उन्होंने कहा कि मैं जो है बी को प्रेफर करता हूं। पूछा भाई बी को प्रेफर करते हैं, ठीक है, मान लीजिए बी राष्ट्रपति नहीं बने तो ऐसे केस में क्या हुआ, किसको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा अगर बी नहीं बनता है तो मैं ए को बनते हुए देखना चाहता हूं, अगर ए भी नहीं बना तो डी, और ये भी नहीं तो सी, नहीं तो फिर जो है ई आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार से प्रेफरेंस जो है वो अपने बैलेट पेपर में दिया करते हैं। याद रखना, अगर ये बैलेट पेपर भरा जाना है तो इसके अपने नियम कानून कायदे हैं। जैसे मान लीजिए ये बैलेट पेपर किसी और नेताजी के पास गया, वहां पर उन्होंने क्या किया, पहली प्रेफरेंस ना देकर के सेकंड प्रेफरेंस दे दी, बी को दे दिया, सी को दे दिया, डी को दे दिया, ई को दे दिया, पहली प्रेफरेंस खाली छोड़ दी। याद रखना, ऐसे में इसको क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, भाई ये जो है इनवैलिड है, ठीक है। तो इसके अपने नियम कानून कायदे हैं। कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से जो है वो वोट दी जाती है इस बैलेट पेपर के द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में। अब मान लीजिए इस चुनाव के अंदर कुल जो है वो 101 वोट पड़े। 101 वोट में से एक वोट ऐसा था जो कैंसिल हो गया, अभी हमने कैंसिल करके दिखाया। तो टोटल वैलिड वोट कितने बच गए, टोटल वैलिड वोट बच गए 100। तो अगर यहाँ पर निश्चित कोटा हमको देखना है तो निश्चित कोटा क्या बनेगा, अगर किसी भी कैंडिडेट को ये चुनाव जीतना है तो 50% + 1 का मतलब क्या है, इस कैंडिडेट को 51 वोट एनी हाउ सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। अब वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद काउंटिंग की शुरुआत होती है। जब काउंटिंग की शुरुआत होती है तो पहले बोलते हैं पहले चरण की काउंटिंग, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग शुरू होती है। और जब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग शुरू होगी तो वहां पर क्या किया जाएगा, वे बैलेट पेपर जिनके अंदर ए को प्रेफरेंस मिली है उनको एक जगह रखा जाएगा, जहां पर बी को प्रेफरेंस मिली है उनको एक जगह रखा जाएगा, और फिर इनको काउंट कर लिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 30 बैलेट पेपर ऐसे थे जहां पर ए को पहली वरीयता मिली, 20 बैलेट पेपर ऐसे थे जहां पर बी को पहली वरीयता मिली, 25 बैलेट पेपर ऐसे थे जहां पर सी को पहली वरीयता मिली, 15 बैलेट पेपर ऐसे थे जहां पर डी को पहली वरीयता मिली, और 10 बैलेट पेपर ऐसे थे जहां पर ई को पहली वरीयता मिली। अगर ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हो चुके द्वारा चुनाव होता तो हम क्या कहते हैं कि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। लेकिन ये क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होगा, फिक्स्ड कोटा देखना पड़ेगा। जब तक किसी कैंडिडेट को 51 वोट नहीं मिल जाएंगे तब तक उसको जीता हुआ नहीं माना जाएगा। तो क्या अब इस चुनाव को रद्द करवा दें, दोबारा चुनाव करवाएं, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर अब सेकंड राउंड की शुरुआत करेंगे। देखिए सेकंड राउंड की शुरुआत करने से पहले ये देखा जाएगा इनमें से ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो लीस्ट डिजर्विंग है, जो जबरदस्ती का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, यानी कि सबसे कम वोट किसको मिले, तो सबसे कम वोट मिले ई को। तो ई को उठा करके यहाँ से रेस से बाहर कर दिया जाएगा। ई रेस से बाहर हुआ है, लेकिन वहां पर 10 बैलेट पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर ई का नाम जो है सबसे पहले रखा हुआ है। मतलब क्या है, मतलब ये कुछ एक बैलेट पेपर ऐसे भी तो होंगे, 10 बैलेट पेपर ऐसे होंगे जहां पर इस प्रकार से वरीयता होगी। कैसे वाली, ऐसे वाली कि यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ई को लिखा गया है, फिर बी को है, फिर सी को है, फिर डी को है, फिर क्या है, ए को है। ऐसे करके जो है वो बैलेट पेपर देखने को मिलेगा। तो ये ई का नाम कैंसिल हुआ है, ये बैलेट पेपर अभी भी जीवित है। तो इस बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे इस बैलेट पेपर को, ई का नाम यहाँ से काट देंगे, ठीक है, लेकिन अभी भी ये बैलेट पेपर बाकी है। तो क्या करेंगे, अब प्रेफरेंस बदल देंगे। अब ई का नाम अगर यहाँ से हट गया तो पहली प्रेफरेंस कौन बचता है, ए बी बचता है, दूसरी प्रेफरेंस सी बचता है, तीसरी प्रेफरेंस डी बचता है, चौथी प्रेफरेंस ए बच जाता है। तो इस बैलेट पेपर से हमको क्या मिल गई, एक प्रेफरेंस मिल गई। तो 10 बैलेट पेपर से हमको 10 प्रेफरेंस मिलेंगी, यानी कि जो वोट हम इसने ई को दिया था, सिंगल वोट दिया, लेकिन वो ट्रांसफरेबल है, उसका संक्रमण हो सकता है, वो किसको चला गया, वो बी को चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर ये 10 वोट ऐसे करके बढ़ जाएंगे। मान लीजिए 5 बैलेट पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर ए को वरीयता दी गई है,
और 3 बैलेट पेपर ऐसे जिनके अंदर बी को वरीयता दी गई है, 2 बैलेट पेपर ऐसे जिनके अंदर सी को वरीयता दी गई। 10 टोटल हो गए। तो अब क्या करेंगे, इसको काउंट कर देंगे, टोटल कर देंगे। तो सेकंड राउंड में पता चला कि 35 बैलेट पेपर ऐसे जो कह रहे हैं कि ए फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है, 23 बैलेट पेपर ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि बी जो है फर्स्ट प्रेफरेंस पे आता है, 27 बैलेट पेपर्स के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस सी है और 15 बैलेट पेपर्स के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस जो डी है। तो कहने का मतलब ऐसे करके आपको एक रिजल्ट देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर फिक्स्ड कोटा सिक्योर नहीं हुआ है। तो क्या करेंगे, अगली बार फिर इसको अगले राउंड में लेकर के जाएंगे और अब यहाँ पर लीस्ट डिजर्विंग कौन है, डी है, इसका नाम काट देंगे। फिर यहाँ से क्या किया जाएगा, ऐसे ही एडजस्ट किया जाएगा। तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास ये वाला नेक्स्ट कोटे वाला कैंडिडेट नहीं आ जाता। तो ये है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली, जिसको आप कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप इसको ऐसा नहीं कि पर्चे को भरने के बाद लहरा दोगे, नहीं, तो इसको जो है सीक्रेटली रखना है। आप समझते हैं ना सीक्रेट बैलेट क्या होता है, जब आप अपना वोट कास्ट करते हैं तो उस वोट को दूसरे को नहीं दिखाया जाता, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपको आर्टिकल 155 के अंदर आ जाती हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो जब ये वोट दिया जाता है तो अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद वोट कर रहा है, ठीक है, एक एमएलए वोट कर रहा है। अब जो एमएलए वोट कर रहा है ये दिल्ली का भी कर रहा है, एक एमएलए ऐसा है जो यूपी का भी वोट कर रहा है, एक एमएलए ऐसा है जो सिक्किम का भी वोट कर रहा है, ठीक है। और जब एमपी की बात करेंगे तो पूरे देश के अंदर से हमारे सांसद वोट करते हैं, चाहे वो हमारे राज्यसभा के सांसद हों या फिर लोकसभा के सांसद हों, और अलग अलग राज्यों से वोट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन सभी की वोट वैल्यू समान है? तो याद रखना, इन सभी की वोट वैल्यू समान नहीं होती। क्यों? भारत के अंदर रिप्रेजेंटेशन जनसंख्या के आधार पर है। सिक्किम की जनसंख्या अलग है, यूपी की जनसंख्या अलग है, दिल्ली की जनसंख्या अलग है, तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी अलग होगा। याद रखना, जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या होगी तो वहाँ पर ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर जाता है, संख्या बल वहाँ पर जाता है, और लोकतंत्र संख्या बल का खेल है। इस बात को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अब ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया है कि ऐसा हमको रिप्रेजेंटेशन करना है कि जो है सभी स्टेट के अंदर क्या होगा, ये जो है एक रूपता है। इसके साथ साथ एक तरफ राज्य है, एक तरफ संघ है। इस बात को समझ लीजिए। देखिए, जब हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों के अंदर टोटल एमएलए जो होंगे उनकी संख्या, और एक तरफ जो है सांसदों की संख्या, ठीक है। यानी कि लोकसभा के अंदर चुने हुए सदस्य 543 और राज्यसभा के अंदर 233। तो एक तरफ तो 776 सांसद हैं और एक तरफ विधायकों की बात करें तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 403 है, ठीक है। अगर इनकी सबकी समान वोट कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि राज्यों का पलड़ा ज़्यादा भारी पड़ जाएगा? राज्यों के अंदर सांसद विधायक ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि पुराने एक काउंटिंग की बात करें तो पिछले चुनाव में 4120 कुल मिलाकर काउंटिंग होती थी विधायकों की। तो एक तरफ तो 4120 है, एक तरफ 776 है। तो पलड़ा किसकी तरफ भारी है? राज्यों की तरफ भारी है। तो ये तो फेडरेशन की कहीं कोई बात नहीं। फेडरेशन के अंदर क्या होना चाहिए? एक प्रकार से इक्वलिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए एक तो ध्यान रखना कि जो वोट 776 सांसद करेंगे उनकी टोटल वोट वैल्यू इक्वल होनी चाहिए जितने भी विधायक भारत के अंदर वोट कर रहे हैं, तभी एक तरफ केंद्र एक तरफ राज्य दोनों बराबर हो पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब इसको इंश्योर करने के लिए क्या किया गया है? यहाँ पर इंश्योर करने के लिए देश के अंदर हम अपने सांसद और विधायक इनकी वोट वैल्यू की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक विधायक की वोट वैल्यू निकालने की। एक विधायक की वोट वैल्यू क्या होती है? अगर हम विधायक की वोट वैल्यू निकालें तो इसका सीधा सा तरीका है कि हमको सबसे पहले जो राज्य की जनसंख्या है वो हमको पता होनी चाहिए, यानी कि पॉपुलेशन। अब ये पॉपुलेशन कौन सी वाली है? लोकसभा वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था, वहां पर ही कहा था कि जब भी आप इन चुनावों में पॉपुलेशन की बात करते हैं तो ये लास्ट सेंसस यानी कि अंतिम जो जनगणना होती है उसके ऊपर बेस रहता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक अधिनियम के द्वारा इस सेंसस को हम लोगों ने 1971 पर फिक्स कर दिया है, यानी कि 1971 की जनगणना को आधार के रूप में लिया जाता है। तो एक तरफ राज्य की जनसंख्या, उसके नीचे क्या आएगा? राज्य के अंदर चुने हुए विधायक, जिनको आप क्या कहते हैं? जिनको हम इलेक्टेड एमएलएज कहते हैं। इलेक्टेड एमएलएज, चुने हुए विधायक, और इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। ये जो वोट वैल्यू निकल करके आएगी वो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल करके आएगी। तो इसका मतलब तो ये होगा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की वोट वैल्यू निकालें तो वो अलग निकलेगी, सिक्किम की निकालें तो अलग निकलेगी, हरियाणा की निकालेंगे तो अलग निकलेगी। क्या ऐसा है?
तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि हर राज्य के अंदर विधायकों की संख्या भी अलग है, वहाँ की जनसंख्या भी अलग है, तो इसी के आधार पर जब वोट वैल्यू निकलती है तो वो अलग अलग निकलती है। जैसे कि अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब आप विधायक की वोट वैल्यू निकालते हैं तो ये वोट वैल्यू 159 निकल करके आती है। कितनी आती है? 159 ये निकल करके आती है। इसी के साथ में अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो ये वोट वैल्यू 8 निकल करके आती है। ऐसे ही करके बिहार है, आसाम है, ये ध्यान रखिएगा, तो हर जगह की वोट वैल्यू अलग निकल करके आती है। इनमें सबसे कम अगर आप देखोगे तो सबसे कम जो है वो सिक्किम की है, 7 वोट वैल्यू। 32 विधायक हैं, उनकी जो वोट वैल्यू कितनी है? 1 की 7 वैल्यू है। तो कुल मिलाकर सिक्किम की जो टोटल वोट वैल्यू वो कितनी आती है? 224 आ जाती है। ऐसे ही करके अगर हम इसका कंपैरिजन उत्तर प्रदेश के साथ करें तो उत्तर प्रदेश कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश 403 विधायक। अब एक की वोट वैल्यू कितनी, जनसंख्या ज़्यादा है, तो 1971 का अगर हम बेस लें और बेस लेकर के इस फॉर्मूले से निकालें तो वोट वैल्यू कितनी निकल करके आती है? ये वोट वैल्यू 208 निकल करके आती है। तो 403 को जब आप 208 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83,824 ये वोट वैल्यू एक उत्तर प्रदेश के विधायक की आती है। उत्तर प्रदेश के एक विधायक की वोट वैल्यू ये आती है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब जरा यहाँ पर वापस आते हैं। वापस आएंगे तो यहाँ पर आपको लिस्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि 2022 का जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होगा कि अभी तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कोई विधानसभा काम ही नहीं कर रही है। दूसरी बात, इसका डिलिमिटेशन हो गया, ठीक है, ये डिलिमिटेशन हो गया है, तो यहाँ पर वोट वैल्यू थोड़ी अलग रहेगी, ठीक है। तो ये बात अपने को छोटी छोटी चीजें जिनको ध्यान रखना है। तो ये वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए कैसे निकलती है एक राज्य की, ये हो गया। अब अगर हमको सांसद की वोट वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? याद रखना, सांसद की वोट वैल्यू के लिए टोटल सांसद कितने हैं? इलेक्टेड एमपीज, नीचे क्या रहेगा? इलेक्टेड एमपीज, जिसे आप कहते हैं चुने हुए सांसद। क्या कहेंगे? चुने हुए सांसद, इलेक्टेड एमपीज। अब इलेक्टेड एमपीज हैं, उनकी संख्या को हम भाग दे देंगे किसके अंदर? जो टोटल वोट वैल्यू एमएलए की आएगी। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल वोट वैल्यू जितने भी विधायकों की आई, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, उसके बाद असम हो, आंध्र प्रदेश हो, जितने भी राज्य, इन सबके जो विधायकों की वोट वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेंगे। कितना हो गया? यहाँ पर ये आ गया इतना, कितना? 5,49,495। तो ये वोट वैल्यू निकल करके आएगी। फिर क्या करेंगे? हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? टोटल वोट वैल्यू ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। जितने भी देश के अंदर विधायक हैं उनकी वोट वैल्यू जो कंबाइंड होगी उसको हम टोटल नंबर ऑफ अपने चुने हुए जितने भी सांसद है, इलेक्टेड एमपीज हैं, जैसे कि 776 है, उससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा? वोट वैल्यू निकल करके आई एक सांसद की। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो वोट वैल्यू एमपी, वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इस प्रकार से निकल करके आती है और ऐसे करके राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कंक्लूड होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करता है, राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर किस प्रकार से वोट की काउंटिंग होती है, क्या इसका मेथड होता है, ये सारी बातें जो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पूरे सीरीज को आगे लेकर के चलेंगे, जहां पर राष्ट्रपति के अगले भाग, जैसे कि चुनाव के बाद और भी बातें होती है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति की योग्यता है, इन सभी की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति को बहुत डीप में जाकर के पढ़ेंगे, जैसे कि राष्ट्रपति की महाभियोग की बात करें, महाभियोग के साथ साथ राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ हो गई, उसके बाद ऑर्डिनेंस की शक्तियाँ यानी कि लॉ मेकिंग जो पावर्स हैं आर्टिकल 123 में, उसको देखेंगे। इसके साथ में इसका एक कंपैरिजन हम राज्यों के राज्यपाल से भी करेंगे। राज्यपाल भी क्या होता है? राज्य का पहला नागरिक होता है, उसके पास भी शक्तियां होती हैं, तो उसके कंपैरिजन में राष्ट्रपति के पास क्या ज़्यादा शक्तियां होती हैं। याद रखना, जब मैंने आपको यूपीपीएस मेन सीरीज चल रही तो वहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मेरा जो है यहाँ पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप फॉलो करके इस क्वेरी को कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई आंसर राइटिंग आप कर रहे हैं तो वो आप मुझे यहाँ पर इस ईमेल एड्रेस पर मेल भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, धन्यवाद।